तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है धातु और अधातु का वीवीआई ऑब्जेक्टिव चुन चुन करके लाया हूं कि जो कि आपके बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है। पहला ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी टीन और डी है का पीतल। तो देखिए जो सोना होता है क्या होता है, सोना होता है। जो सोना होता है वह आपका क्या होता है, सर्वाधिक आघात वर्ध और क्या होता है, तन्य होता है। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथी लोग कि 1 ग्राम सोने से कितना, 1 ग्राम सोने से हम लोग लगभग क्या 2 किलोमीटर तार का कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा कि जो सोना होता है वह आघात वर्ध और क्या होता है, तन्य धातु होता है। क्या होता है, तन्य धातु होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है। ऑप्शन है चांदी है कि सोना है कि टीन है कि पीतल है। तो मैंने आप सबको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो सोना होता है वह सबसे आघात वर्ध और क्या होता है, तन्य धातु होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन क्या होगा, सोना होगा। क्या होगा, सोना होगा कि जो आघात वर्ध भी होता है और तन्य भी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि 1 ग्राम सोने से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर का तार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तार का कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, 2 किलोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। शुद्ध सोना कैसा होता है, कठोर होता है कि मुलायम होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथी लोग याद कर लेंगे कि जो शुद्ध सोना होता है ना वह होता है आपका क्या, मुलायम होता है। जो शुद्ध सोना होता है वह मुलायम होता है। जब उसका आभूषण हम लोग बनाते हैं, सोने का आभूषण बनाते हैं, तो उसमें 2% क्या बोलेंगे, 2% तांबा या चांदी को मिला करके क्या कहते हैं, उसको कठोर बनाया जाता है। तो अगर शुद्ध सोना कहेंगे तो वह क्या होता है, मुलायम होता है। अब तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, यानी कैरेट कहने का मतलब हुआ कि हम सोने की शुद्धता की माप किसमें करते हैं, कैरेट में करते हैं। शुद्ध मतलब सोने की शुद्धता की माप कैरेट में करते हैं। तो शुद्ध सोना जो होता है वह होता है आपका 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का होता है। जब हम उसमें आभूषण बनाते हैं, जब गहना बिको बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2% तांबा या चांदी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ऑप्शन लगाएंगे का 24 कैरेट यानी बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभूषण वाला सोना, आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का होता है। आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का होता है। तो मेरे प्यारे साथी लोग हम आपको पहले ही बताया कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। जब आभूषण बनाना है, गहना बिखो बनाना है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2% तांबा को मिलाते हैं या चांदी को मिलाते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि आभूषण वाला सोना कितने कैरेट का हो जाएगा। जब हम 2% तांबा मिला देंगे या चांदी मिला देंगे तो 24 में से 2 घट ही जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन कि सोना को कठोर करने के लिए, क्योंकि शुद्ध सोना
मुलायम होता है। याद कर लेंगे, शुद्ध सोना कैसा होता है? मुलायम होता है। तो शुद्ध सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? ऑप्शन है तांबा मिलाते हैं, चांदी मिलाते हैं, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथी, हम शुद्ध सोना को कठोर बनाने के लिए 2% उसमें क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं या चांदी मिलाते हैं? तो तांबा को मिलाते हैं, चांदी को, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, माने दोनों को मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन करे कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है तांबा, बी है गोल्ड, सी है जिंक, डी है लोहा। तो मेरे प्यारे साथी, तांबा जो होता है ना, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। देखिए, तांबा जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और करके बनाता है क्या? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये जिंक है, Zna ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और बनाता है क्या? Zn ऑक्साइड। ये लोहा भी करता है, आयरन से भी, सॉरी, लोहा भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ये भी बना लेता है लगभग आप, माने ये करते हैं। लेकिन गोल्ड, सोना, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। तो आपका निगेटिव क्वेश्चन है कि कौन नहीं करता, तो ये गोल्ड हो जाएगा, ये आपका नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोना का संकेत होता है Au, ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 79 होता है, 89 होता है। कितना होता है? 89 होता है। कितना होता है सोना का परमाणु संख्या? 89 होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ए आपका ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे साथी, कुछ आप लोग और भी परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, याद कर लेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी लोहा का पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा 26 होता है। जैसे कभी कभी क्लोरीन का पूछा जाता है तो 17 होता है। ठीक है, कभी कभी आपको चांदी का पूछ दिया जाएगा तो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का होता है 13 होता है। ठीक है, सल्फर का 16 याद कर लेंगे, फास्फोरस का 15 होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करे कि सोना किस में घुलता है? माने सोना को हम लोग किस में घुलाते हैं? कहता है कि अम्ल में, कि तेजाब में, कि अम्लराज माने एक्वा रेजियो में, कि क्षार में। ठीक है, तो हम लोग सोना को हम लोग किस में घुलाते हैं? अम्लराज में। क्या बोलेंगे? अम्लराज में घुलाते हैं, माने इंग्लिश में एक्वा रेजियो में, सोना को उसमें हम लोग घुलाते हैं। ठीक है, अब ये कहेंगे कि अम्लराज क्या है? अम्लराज क्या है? तो याद कर लेंगे कि एक आयतन सांद्र HNO3 माने नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं या एक्वा रेजियो कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथी लोग, ये भी शॉर्ट के लिए याद कर लीजिएगा। हमने कहा कि सांद्र एक आयतन क्या? नाइट्रिक अम्ल और 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी में हम लोग सोना को क्या करते हैं? घुलाते हैं। सोना इसी में घुलता है, अम्लराज में घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्लराज किससे मिल करके बना होता है? अभी मैंने 10 नंबर क्वेश्चन में कहा कि अम्लराज जो होता है और सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों से समांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा? सी। अम्लराज जो होता है, जो जिसमें सोना को घुलाया जाता है, वो किससे मिलकर बनता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब दोनों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह कि एक्वा रेजिया में, माने वही इंग्लिश में एक्वा रेजियो कहते हैं और हिंदी में अम्लराज में, कहता है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? तो याद कर लीजिए
कि एक आयतन आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है जिसका सूत्र होता है HNO3, और 3 आयतन होता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पूछा गया कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये याद कर लेंगे, 1 अनुपात क्या होता है, 3 होता है। कितना होता है, 1 अनुपात 3 होता है। कभी कभी क्वेश्चन को भूलिया भी दिया जाएगा, कहा जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, तो अब 3 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सोना का अयस्क कौन सी है। सोना का अयस्क कौन सी है, करे कि कैल्वे राइट है कि सिल्वे नाइट है कि दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो सोना का जो अयस्क होता है ना, वो कैल्वे राइट और का सिल्वे नाइट दोनों होता है। यानी ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों रिपीट हो गया है कि कह रहा है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आप लोगों को बताए भगवान कि ये जो गोल्ड है, क्या है, गोल्ड जो सोना है, यह ऑक्सीजन से विक्रिया नहीं करता है। अगला करे कि जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिसमें धातु और, देखिए ऑप्शन है धातु की, अधातु की, उपधातु की, चालक। तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे कहते हैं का उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। इंग्लिश में मेटालॉइड कहते हैं। जैसे उदाहरण याद कर लीजिएगा, उपधातु का। ठीक है, उपधातु का उदाहरण याद कर लेंगे। ये होता है आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है, उपधातु है। क्या है, इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण का कहते हैं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला एंटीमनी क्या है। अभी मेरे प्यारे साथियों बताए कि एंटीमनी का संकेत क्या होता है, Sb। ठीक है, तो देखिए Sb हो, जर्मेनियम हो, आर्सेनिक हो, सिलिकॉन हो, ठीक है, बिस्मथ हो, ये सब क्या है, ये सब उपधातु है। क्या है, उपधातु है। तो ऑप्शन कौन ठीक लगा लेंगे, ऑप्शन सी लगा लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। करे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर, कमरे के ताप को आने का मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, द्रव के रूप में पाया जाता है। तो देखिए पारा है, क्या है, याद कर लेंगे, पारा एक ऐसा धातु है, क्योंकि धातु में क्या होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस रूप में, ठोस अवस्था। लेकिन एक अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है पारा कि जो धातु होते हुए भी ये किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में, कमरे के ताप पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अधातु रहता तो कौन लगाते, ब्रोमीन। ठीक है, पारा का संकेत याद कर लेंगे, पारा का संकेत होता है Hg। क्या होता है, Hg। इसको हम मरकरी भी कहते हैं, याद कर लेंगे, मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, पारद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारद भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो अभी मैंने 17 नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन किया आप सबको से कि देखिए अगर धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा, और धातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, जिसका संकेत Br होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला करे कि निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथ कि चाकू को किसे काट सकते हैं। ठीक है, तो नकली, क्या याद कर लेंगे ट्रिक से, नकली। अब देखिए नकली का मतलब क्या होता है, एन का मतलब Na माने सोडियम, क का मतलब पोटेशियम, ठीक है, और ली का मतलब क्या होता है, लिथियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों मुलायम धातु होते हैं। इसको हम चाकू से क्या कर सकते हैं,
काट सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, ये सब मुलायम धातु होती है और हम इसे क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। और तो कठोर होती है लेकिन ये मुलायम होती है, इसको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसको किसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। कह रहा है कि किसको किरोसिन तेल में डुबा को रखा जाता है, सोडियम, लोहा, फास्फोरस, चांदी। तो याद कर लेंगे मेरे प्यारे साथी लोग कि जो सोडियम होता है ना उसको हम किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको खुले वायु में छोड़ दें तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, आग पकड़ लेता है। अगर इसको जल में रख दे तो ये जल का जो H2O फॉर्मूला होता है, जल का H2, तो ये फिर से इसका जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके देखते हैं ना, ये फिर से जलता है फुदफुद करके। इसीलिए हम इसको कहां रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको जल में डुबा कर रखा जाता है। जैसे कि हम लोगों ने एक 20 नंबर क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि किसको हम किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब आ गया क्वेश्चन कि किसको जल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, सोडियम, लोहा, फास्फोरस, चांदी। तो मेरे प्यारे साथी लोग फास्फोरस को, किसको, फास्फोरस को हम कहां रखते हैं, जल में डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। पहला, ठंडा रखने के लिए, कि ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, कि गर्म रखने के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को कहां रखते हैं, किरोसिन तेल में रखते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे कि पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है। तो देखिएगा हमसे एक आप लोग ट्रिक ले लीजिए, आप लोग एक हमसे ट्रिक ले लीजिए कि ये, क्योंकि काफी बच्चों को दिक्कत करता है। ठीक है, कि पीतल किसका मिश्र धातु है। तो देखिए पीतल से पी से याद रखिएगा पिताजी, पी से का पिताजी। ठीक है, पिताजी का मतलब हो गया पीतल, पिताजी का मतलब हो गया पीतल, हो गया पिताजी का मतलब क्या हो गया, पीतल हो गया, पिताजी का मतलब पीतल हो गया। और देखिए तो से याद रखेंगे, तो से याद रखेंगे तांबा। ठीक है, तांबा का संकेत Cu होता है। और पिताजी, हाँ देखिए यहां थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए पीतल को किसे याद रखेंगे, पीतल को हमको याद रखना है किससे, पिताजी से। किसे, पिताजी से। अब देखिए पी का मतलब पीतल, पी का मतलब पीतल। अब देखिए ता से तांबा, ता से तांबा, तांबा का संकेत Cu होता है। और जी से जिंक, जी से क्या याद रखना है, जिंक। जिंक का संकेत क्या होता है, Zn होता है। जिंक का संकेत क्या होता है, Zn। यानी पीतल कह सकते हैं तांबा और जिंक, माने कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही होगा। कॉपर और किसका, जिंक का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, चलते हैं अगला। कह रहा कि पीतल क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है। तो पीतल जो है वो क्या है मेरे प्यारे साथी लोग, मिश्र धातु है। क्योंकि मिश्र धातु किसको कहते हैं कि दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया था 23 नंबर क्वेश्चन में, कि जिसमें बताया था कि तांबा माने कॉपर और जिंक माने Zn को मिला करके बनाया जाता है पीतल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है कि सोडियम है कि मैग्नीशियम की एल्युमिनियम है। तो याद कर लेंगे जितने भी तत्व हैं, ठीक है 118 तत्व हैं, उसमें से सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं, तो वो होता है का फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। अब कहेंगे सर विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होता है। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की सबसे अधिक क्षमता होती है ना,
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलते हैं। तो फ्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, अगला करें कि मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो मैं इसका सूत्र ही लिख देता हूं, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। एक होता है Fe2O3 होता है, और एक होता है Fe3O4 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रभु यहां देख सकते हैं कि ये किसका अयस्क है। तो देख लीजिए ये किसका अयस्क होगा, कह देंगे सर लोहा का, Fe का अयस्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है Mg है, बी में Fe है, सी में Ag है, डी में Cu है। तो ये क्या हो जाएगा, Fe का होगा। किसका, Fe का। आयरन का होता है अयस्क कौन, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अगला करें कि अयस्क में क्या करें, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में जैसे कि हम जानते हैं कि नीचे से निकालते हैं तो उसके साथ बहुत से पत्थर रहते हैं, मिट्टी रहता है, तो उस अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। हिंदी में मैट, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, पहला अम्लीय होते हैं, कि बी क्षारीय होते हैं, कि सी उदासीन होते हैं, कि डी सभी। तो मेरे प्यारे साथी याद कर लेंगे, धातु का जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकृति का होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति का होते हैं। और वही पूछा जाता कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, धातु के, तो बोलेंगे अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन में कि 28 नंबर क्वेश्चन में कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि कॉपर पाइराइट किस का अयस्क है, तांबा का है, कि लोहा का है, कि सल्फर का है, कि चांदी का है। तो देखिए पहले हम आपको कॉपर पाइराइट का सूत्र लिख देता हूं। देखिए Cu2 क्या होगा, Cu2, ठीक है, और Cu2 Fe2 F2 और S, सॉरी, देखिए कह रहा है कि कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है। तो यही से क्लियर कर लीजिए, कॉपर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में तांबा कहते हैं। क्या कहते हैं, तांबा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तांबा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट, तो बॉक्साइट का मैं सूत्र लिख देता हूं, तो इससे आपको आसान हो जाएगा। Al2O3.2H2। तो यहीं से क्लियर कर लीजिए, ठीक है, कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट होगा वो किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा। किसका होगा, ऑप्शन में है लोहा है, एल्युमिनियम है, सी में सोडियम है, डी में सोना है। तो किसका होगा, एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। अगला है कि कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। कार्बन के अपरूप निम्न में से कौन सा है। तो कार्बन के, याद कर लीजिएगा, कार्बन के मुख्य रूप से कहे तो दो होते हैं, हीरा और का ग्रेफाइट। अगर एक अन्य भी होता है अपरूप जिसको फुलेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, फुलेरिन। यहां से थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गया, फ्लोरीन नहीं होता है, फुलेरिन होता है। क्या होता है, फुलेरिन। ठीक है, तो तीन कार्बन के अयस्क होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। यहां थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, फुलेरिन होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो फास्फोरस का ऑप्शन है P4, P2, P5, P3। तो फास्फोरस का अणु जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P4। याद कर लेंगे, फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, P4 में। अगर आपसे पूछा जाता है सल्फर, तो सल्फर को याद कर लेंगे
S8 के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? S8 के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल में, किसमें? जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की अणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहां थोड़ा सा गलत होगा, अणु नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? परमाणु। क्या बोलना चाहिए? परमाणु। क्योंकि देखिए जल के एक अणु का सूत्र होता है क्या? H2 होता है। क्या होता है? H2। तो इसमें हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के कितने? एक परमाणु भाग लेता है। यानी कह सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होगा। 2:1 होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि लोहा का, किसका? लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका है। तो लोहा का परमाणु संख्या होता है 26। लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। अगला करें कि निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? तो देखिए लोहा जो है आपका क्या है? धातु है। लोहा क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? ये सब धातु है। देखिए लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोना भी क्या है? धातु है। लेकिन कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। ठीक है। अगला करें कि कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है? सुचालक होता है। ठीक है। तो याद कर लेंगे, जैसे ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, सोना, चांदी। तो सोना चांदी तो आपका क्या है? धातु है। हमसे पूछा गया कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। तो वो ऑप्शन कौन होगा? ग्रेफाइट। जो पेंसिल में आप लोगों ने देखा होगा, पेंसिल में, ठीक है, जो बैटरी में देखे होंगे, तो वो जो रड होता है बैटरी में या पेंसिल में जो लगाया जाता है, तो वो क्या है? ग्रेफाइट का बना होता है। उसमें आप बैटरी को जोड़ करके और तार से जोड़ेंगे तो उसमें बल्ब जल जाएगा। यानी वो क्या है? अधातु तो है, कार्बन का ग्रुप होता है। तो अधातु होते हुए भी वो क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला करें कि दुनिया का, क्योंकि अभी जितने भी तत्व ज्ञात हैं, माना पदार्थ ज्ञात है, उसमें हीरा जो होता है सबसे क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। तो क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथी लोग याद कर लीजिएगा, हीरा। क्या होता है? हीरा। दुनिया के अभी तक जितने भी पदार्थ ज्ञात हैं उसमें से हीरा क्या होता है? सबसे कठोर पदार्थ होता है। याद कर लेंगे, फिजिक्स में हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जिसके कारण हीरा का चमकीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक पदार्थ है। जैसे कॉपर है, Cu है, Ag है, चांदी है, एल्युमिनियम है और आयरन है। तो याद कर लेंगे कि चांदी, क्या बोलेंगे? चांदी वो विद्युत एवं ऊष्मा के क्या है? सबसे अच्छा चालक है। अच्छा बोल लीजिए, सर्वोत्तम बोल दीजिए। ठीक है। तो कौन होगा? चांदी, Ag। ठीक है, सबसे अच्छा चालक है। अगला, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? तो चांदी का परमाणु संख्या होता है कितना? 47 होता है, 47 होता है। अगला कि सीसा, क्या बोलेंगे? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, की स्टील, की गन मेटल, की उपधातु। ठीक है। तो ये सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, जिससे हम लोग सोल्डिंग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई तार और छूटता है तो इलेक्ट्रिसिटी के दुकान पे जाते हैं तो वहां सोल्डिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? सोल्डिंग कराते हैं। वही सोल्डर होती है, इसी का मिश्र धातु होता है। अगला कि धातु की प्रकृति होती है, विद्युत धनात्मक, की विद्युत ऋणात्मक, की उदासीन, की डी, इनमें से माने कोई भी नहीं। तो याद कर लेंगे कि धातु की जो प्रकृति, धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग। जैसे सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। तो धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धनात्मक।
क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मक। तो याद कर लीजिएगा मेरे साथ कि धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और धातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, तो अगला अधातु की प्रकृति होती है। अधातु की प्रकृति क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, देखिए धातु क्या है, जैसे सोडियम है तो यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो इस पर कहा जाएगा विद्युत धनात्मक है। जैसे मैग्नीशियम है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो इस पर +2 आ जाता है। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन है, यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लेता है क्या, Cl-, तो विद्युत ऋणात्मक हो गया। जैसे ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लेगा O2। नाइट्रोजन है, यह 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना लेगा N-3। ठीक है, तो ये अधातु की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है। क्या होती है, विद्युत ऋणात्मक। कह रहा है कि लोहे को, किसको, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है, पारा का, कि ब्रोमीन का, कि जस्ता के, कि गैलियम का। तो याद कर लेंगे, ठीक है, जस्ता का। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, किसका, जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण भी बोलते हैं। अगला कह रहा है कि ताम्र, क्या कह रहा है कि ताम्र माने तांबा। ठीक है, ताम्र माने तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पीतल, की कांसा, की सोल्डर, की ड्यूरालुमिन। ठीक है, तो याद कर लेंगे, तांबा और टीन के मिश्र धातु को बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। ठीक है, अगला करे कि स्कूल की घंटी, स्कूल की घंटी धातु की, किस धातु की बनी होती है। ठीक है, करे कि स्कूल की घंटी किस धातु की बनी होती है, या माने स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि यह क्या है, सोनेरस है, कि चालक है, कि तन्य है, कि आघातवर्ध है। तो याद कर लेंगे, स्कूल की घंटी देखे होंगे आप लोग, स्कूल में जब बजाता है तो बड़ा टन टन की आवाज आती है। ठीक है, तो वो किसका होता है, सोनेरस होता है। क्या होता है, सोनेरस होता है। अगला कि विद्युत अपघटनी, क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी परिष्करण में, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो याद कर लेंगे इसको ट्रिक, मैंने पहले तो एनोड से, कि कैथोड से, कि अपघटय से, कि इनमें से सभी से। तो याद कर लीजिएगा, यहां ए भी ए से शुरू हो रहा है, यहां भी ए से शुरू हो रहा है। तो याद कर लेंगे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किससे, एनोड से। किससे, एनोड से। अशुद्ध से एनोड, अशुद्ध से एनोड, अशुद्ध से एनोड, याद कर लेंगे। अगला करे कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु बनाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा, अशुद्ध को बनाया जाता है एनोड से, अशुद्ध को बनाया जाता है एनोड से, और शुद्ध को बनाया जाता है किससे, कैथोड से। किसे, कैथोड से। तो ऐसे मेरे प्यारे साथी याद कर लेंगे। अब कह रहा है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, पहला धात्विक चमक को, बी आघातवर्धता को, कि सी धातु की चालकता को, कि डी धातु की सक्रियता को। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, यह किसको प्रदर्शित करेगा, तो ये पड़ेगा धात्विक चमक के। ठीक है, कि क्योंकि हम जब नए कोई धातु का एथी लाते हैं तो उसमें चमक पाई जाती है। अगला करे कि सिल्वर इंग्लिश शब्द हो गया, चांदी बोलते हैं जिसका संकेत एजी होता है। तो कह रहा है कि सिल्वर तथा कॉपर माना तांबा उष्मा के डैश होते हैं। तो याद कर लेंगे कि सिल्वर और कॉपर जो होते हैं, तांबा, उष्मा के अच्छे क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, विद्युत एवं उष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक है। सबसे क्या है, अच्छा चालक। मतलब चांदी और कॉपर विद्युत एवं उष्मा के क्या है, सबसे अच्छा चालक है। अगला कह रहा है कि लेड माने शीशा,
जिसका संकेत क्या होता है, पीवी, उष्मा का डैश है, अचालक है, इसको अचालक को कुचालक भी बोलते हैं, कि चालक है कि चालक अचालक दोनों हो सकता है, कि इनमें से सभी उत्तर सही है, नहीं। मेरे प्यारे साथियों, ये देखिएगा, ये अपवाद है, क्या है, अपवाद है। जब मैंने आपको ऑफलाइन पढ़ाया था तो बताया था कि जो लेड होता है, क्या होता है, धातु तो है, लेकिन धातु होते हुए भी ये विद्युत का कुचालक होता है, क्या होता है, कुचालक होता है। तो ये क्या होगा, कुचालक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अचालक बोलते हैं। अगला करें कि धातुएं, धातुएं जो होती है उष्मा एवं विद्युत के होती है, अचालक होती है कि चालक होती है, कि ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लेंगे, धातुएं विद्युत एवं उष्मा के क्या होती है, चालक होती है, क्या होती है, चालक। यानी कौन ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि अधातुएं, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती है, कह रहा है कि अधातुएं, अधातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ये याद कर लेंगे, दो जगह आपको काम देगा। एक तो यहाँ तीसरे चैप्टर में यूं तो पढ़ ही रहा है, एक हम जब पढ़ाएंगे आपको कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, मैंने केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर, तो वहां भी जरूरत पड़ेगा। तो याद कर लेंगे कि अधातुएं आवर्त सारणी के किधर पाई जाती है, ऑप्शन है दाईं ओर कि बाईं ओर कि केंद्र में कि इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लेंगे, अधातुएं जो होती है कहां, आवर्त सारणी के दाएं ओर, अधातुएं आवर्त सारणी के दाएं ओर पाई जाती है, और धातुएं आवर्त सारणी के कहां, बाईं ओर पाई जाती है। कहां पाई जाती है, बाएं। तो याद हो गया कि नहीं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछे थे। तो मेरे प्यारे साथी याद कर लेंगे, अधातुएं आवर्त सारणी के कहां पाई जाती है, दाईं ओर, कहां पाई जाएगी, दाईं ओर। धातुएं आवर्त सारणी कहां पाई जाती है, बाईं ओर पाई जाती है। तो ऑप्शन कौन होगा, ए, दाईं ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि धातुओं द्वारा त्यागी हुई, कह रहा है कि धातुओं द्वारा त्यागी हुई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। पहले संयोजकता, कि आयनों की संख्या, कि प्रोटॉनों की संख्या, कि इनमें से कोई नहीं। तो कोई धातु है, अगर तत्व है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उसका वो क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाती है। क्या, या हम संयोजकता का जब परिभाषा पढ़ते हैं तो वही किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को, जितना कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। अगला कि धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्धता बोलते हैं, कि तन्यता बोलते हैं, कि कठोरता बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं क्या, आघात वर्धता। क्या बोलते हैं, आघात वर्धता। एक मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन एक छोटा शायद यदि हो गया है, चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट। करे कि धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है। तो याद कर लीजिए कि धातुएं किस प्रकृति की होती है, धातुएं किस प्रकृति की होती है, तो कहेंगे सर क्षारीय होती है। और जल किस प्रकृति का होती है, तो कहेंगे जल भी क्या होता है, जल उदासीन होता है। जल क्या होता है, उदासीन। जल क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है। तो यानी हम कह देंगे कि धातुएं जो है जल से विक्रिया करके क्या बनाएगी, वो आपका ऑप्शन है। अच्छा, वो यहां है कि धातुएं जल से विक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। ओहो, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑक्सीजन गैस, दूसरा है ये हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, सी नाइट्रोजन गैस, और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लेंगे धातुएं जो है वह जल से विक्रिया करके क्या, हाइड्रोजन गैस, इसको हाइड्रोजन गैस बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है।
करे कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से, करे कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। ठीक है, करे कि धातु से अधातु में, ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से माने ट्रांसफर से बने यौगिकों को कहते हैं। पहला सहसंयोजक यौगिक की आयनिक यौगिक की, ए और बी दोनों, तो याद कर लीजिएगा आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। अगला करें कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो देखिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्षारीय होते हैं। क्या होता है? क्षारीय होते हैं। और जल कैसा होता है? देखिए धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जल कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, उदासीन। तो यानी ये क्या बनाएंगे? ये बोल देंगे क्षार ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्षार। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन? आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला अधातु के ऑक्साइड, क्या बोलेंगे? अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड आप जानते करते हैं कि क्या होता है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और ये जल उदासीन होता है। तो यानी ये बोल देंगे क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अम्ल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? अम्ल। यानी ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला करें कि सक्रियता श्रेणी में, किसमें? सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे पहला कौन होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। दूसरा पर होता है क्या? सोडियम होता है। तीसरे पर क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। तो पहले नंबर पर क्या होता है? पोटेशियम। तो पोटेशियम इसमें है नहीं। दूसरे पर होता है क्या? सोडियम। तो सोडियम है। तीसरे पर कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक पोटेशियम होता है, पोटेशियम के बाद सोडियम होता है, सोडियम के बाद कैल्शियम। इसमें पोटेशियम दिया नहीं तो कौन सा होगा? आपका सोडियम हो जाएगा। अगला करें कि निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? करें कि निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो आप लोग जानते होंगे कॉपर। क्या है? कॉपर। कॉपर को हम क्या कर सकते हैं? कॉपर का तार उपलब्ध होता है, मैग्नीशियम का नहीं, कैल्शियम का नहीं, लेड का नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही हो जाएगा। अगला करें कि सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से क्रिया करता है किसके? गर्म जल के साथ, कि ठंडे जल के साथ, कि भाप के साथ, कि सभी के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इस सभी के साथ करता है। ठीक है, अगला करें कि कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? पहला है पोटेशियम, बी है मैग्नीशियम, सी है कैल्शियम, डी है निकेल। तो याद कर लेंगे जो कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम का संकेत सी होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, तो कैल्शियम को अगर हम जल में डाल देंगे तो ये क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला कर है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो अभी मैंने आपको 63 नंबर क्वेश्चन बताया था, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है आपका कितना? 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। कर है कि इनमें से 65 नंबर क्वेश्चन कर है कि इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु क्या है? चमकीला है। सल्फर है कि कार्बन है कि आयोडीन है कि ब्रोमीन? तो याद कर लेंगे कि देखिए आपको अधातु में कहेगा तो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, आयोडीन होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? चमकीला होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पर कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये देखिएगा एल्युमिनियम पर
मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं का एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम लोग एल्युमिनियम को कुछ नहीं करते हैं, उस पर पेंट उंट नहीं करते, एल्युमिनियम स्वयं से रक्षा कर लेती है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो बना लेती है का एनोडीकरण। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनोडी। जस्तीकरण का होता है कि जब हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। अगला है कि मैग्नीशियम के दहन से, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह है, तो देखिए मैग्नीशियम का हम जब दहन करते हैं तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बताए हैं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का डैश है, कुचालक है कि अर्धचालक है कि सुचालक है कि चालक और कुचालक दोनों है। तो याद कर लेंगे, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह क्या है? यह उष्मा का क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। अगला क्वेश्चन कि सिल्वर और गोल्ड धातु का, करें कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर लोहे में, किसमें? अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो यह डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? यह डैश हो जाता है। मुलायम हो जाता है कि प्रबल तथा कठोर हो जाता है कि कोई असर नहीं पड़ता है कि डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम लोहे में 0.05% कार्बन मिला देते हैं तो ये स्टील बन जाएगा, यानी यह प्रबल तथा कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। अगला कि इस्पात में, किसमें? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में, स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन है? तो याद कर लेंगे कितना? 3% का होता है कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नांकित में से कॉपर से अयस्क कौन हो सकते हैं? निम्नांकित में कॉपर के कौन अयस्क हो सकते हैं? तो कॉपर के कौन होंगे? क्यूप्राइट। क्या होते हैं? क्यूप्राइट जो होता है वो कॉपर के क्या होता है? ये तो आपका एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएंगे बॉक्साइट। सीने बार जो होता है वो मरकरी का हो जाएंगे, पारा का हो जाएंगे। कैलामाइन जो हो जाएंगे वो आपके। अगला करें कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्या है? अपरूप है। मुलायम है कि कठोर है कि द्रव है कि गैस है? तो देखिए आपने देखा होगा कि जब उसको आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मिस जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस जाएगा, यानी क्या है? वह मुलायम है। क्या है? मुलायम है। अगला क्वेश्चन कि सिलिका क्या है? सिलिका नहीं, इसको बोलना चाहिए सिलिकॉन। थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया है, बोलना चाहिए क्या? सिलिकॉन क्या है? ठीक है, तो हमने आपको बता दिया है कि सिलिकॉन हो, आर्सेनिक हो, जर्मेनियम हो, एंटीमनी हो, बिस्मथ हो, ये सब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीना बार किसका अयस्क है? तो याद कर लीजिएगा, सीना बार जो होता है ना वो किसका? पारद का। किसका? पारद का। देखिए पारद को पारा भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, जिसका संकेत Hg होता है। ठीक है, तो ये सीने बार किसका होता है? मरकरी, पारा या पारद का होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है और का Fe। तो हमारे देखने से लगता है कि सोडियम का गलनांक क्या होना चाहिए? सबसे कम होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग ही इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा, पूरा हम कंफर्म नहीं है। अगला चलते हैं कि अम्लगम क्या है? करें कि अम्लगम क्या है? तो देखिएगा अम्लगम क्या है, इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है आपके बोर्ड में। तो याद कर लेंगे कि अगर
पारे, देखिए पहला ऑप्शन है पारे में घुली धातु, कि सोडियम युक्त मिश्र धातु, कि कॉपर का एक यौगिक, कि पारे का एक यौगिक। नहीं, कॉपर में घुली धातु को, कॉपर पारे में घुली धातु को क्या बोलते हैं? अम्लगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला है कि जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है सीनाबार, की जिंक ब्लेंड, की बॉक्साइट, की सोडियम क्लोराइड। तो जस्ता का अयस्क होता है कौन? जिंक ब्लेंड। कौन होगा? जिंक ब्लेंड होता है, ZnS, ZnS। ठीक है, तो ये जस्ता का अयस्क होता है। ठीक है, तो देखिएगा आज की क्लास में हमने आपको 78 ऑब्जेक्टिव कराया है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसे लगा? अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।